हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। नोबल गैसेस हम लोग की वो गैसेस होती हैं जिनका ऑक्टेट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है। सिंस उनका ऑक्टेट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है तो वो केमिकली बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव होती हैं और फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टेबल रहते हैं। उनके कुछ फीचर्स मैं आप लोग को आज डिस्कस करने जा रही हूँ। एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर इन फैक्ट वैन डर वाल्स रेडियाई एंड आर लार्जेस्ट इन द पीरियड। द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस मूविंग डाउन द पीरियड। जैसा कि हम लोग जानते हैं वैन डर वाल्स रेडियस जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से नोबल गैसेस जो होती हैं वो हम लोग की उनका जो रेडियाई होता है एटॉमिक रेडियाई वो वैन डर वाल्स रेडियाई होता है, इसलिए वो काफ़ी लार्ज साइज़ में होता है। और हम लोग जितना एक ग्रुप में नोबल गैसेस के ग्रुप में जितना नीचे की तरफ मूव करेंगे उनका एटॉमिक रेडियस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और भी ज़्यादा क्यों बढ़ेगा उनका एटॉमिक रेडियस? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी कि जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उन लोग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा भी बढ़ेगी, यानी कि ऑर्बिट्स भी बढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, ऊपर से नीचे मूव करते हुए ना तो सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और एटॉमिक रेडियाई भी उसके साथ बढ़ता जाता है। जैसे कि मैंने इधर लिखा है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स एंड नोबल गैसेज। जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा रिपल्शन होता है, जिससे क्या होता है एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। The atomic radii corresponds to van der Waals radii which are larger than covalent और ionic radii। हम लोग को पता है van der Waals रेडियस कोवेलेंट और आयोनिक रेडियस से बड़ा है, इसलिए इन लोग का रेडियस सबसे बड़ा होता है। और इसके बाद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के कारण ये इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। The melting and boiling point of noble gases are much lower as compared to those of other substances of comparable molecular masses. The melting and boiling point increase gradually on moving down the period. In absence of unpaired electrons in their valence shells, the atoms, molecules of noble gases, are hence together only by very weak van der Waals forces in the liquid or solid state and can be broken by very small amounts of heat. देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने का एक्चुअल कारण ये है कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनमें एकदम भी एक ठो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। एक ठो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना रहने के कारण इनका जो मतलब रिएक्शन करने का स्थिति है वो बहुत ही कम होता है। सिंस ये कोई चीज़ से रिएक्ट नहीं कर पाती इसलिए ज़रा सा ही हीट या फिर कुछ भी ठंडा गर्म करने से इन लोग के अंदर भारी परिवर्तन आता है। इसलिए इन लोग की जो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही कम होती है। ये लोग बहुत जल्दी ही मेल्ट या बॉयल कर जाती हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। सिंस इनके अंदर ना कोवेलेंट फोर्स होता है ना आयोनिक फोर्सेस होते हैं। इनके अंदर बस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स के एटम्स टू एटम्स के पास सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस रहते हैं। और वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती है, सबसे वीक फोर्सेस होती है। हेंस इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा लो होता है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं एटम्स का साइज़ उतना ज़्यादा बढ़ता है और इसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली नीचे जाते हुए बढ़ जाता है। Noble gases possess very high values of ionization enthalpy. The ionization enthalpy decreases on moving down the group. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग का वो प्रोसेस होता है जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आप एक एटम के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। जब आप कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से रिमूव उसी समय कर सकते हैं जब उसके पास अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन हमारी जो नोबल गैसेस होती हैं, हमारी नोबल गैसेस के पास इलेक्ट्रॉन एकदम सही मात्रा में होते हैं और ये सही मात्रा में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से प्रोटॉन्स के साथ कनेक्शन में रहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि इन लोग की आयनाइजेशन एंथैल्पी
बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाता है। तो जो एकदम लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें बहुत ही कम फोर्स के साथ प्रोटॉन के साथ वो इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ रहता है। सिंस वो फोर्स बहुत ही कम होता है तो आप आसानी से, काफ़ी हद तक आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं लास्ट ऑर्बिट से। इसलिए नीचे जाते हुए जब एटम्स का साइज हम लोग का बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है। अब हम लोग the solubility of noble gases increases on moving down the group, that is from helium to xenon. Now we are discussing about solubility process property. The solubility of noble gases in water increases on moving down the group, that is from helium to xenon, due to dipole induced dipole interaction. When a noble gas is placed in contact with water, the polar molecules tend to polarize noble gases atoms. This is because partially positive charged hydrogen atom of a water molecule attracts the electron cloud of noble gas atom. On account of this, noble gas atom distorted and changes into an induced dipole. The induced dipole then attach themselves to water dipoles by weak electrostatic force of attraction. आप लोग को डाइपोल टू डाइपोल का जो अट्रैक्शन प्रोसेस है, आई होप यू हैव रेड इट इन क्लास 11 और आप लोग को बहुत अच्छे से पता हो। डाइपोल मतलब क्या होता है? कोई भी एटम में दो तरह के डाइपोल्स क्रिएट हो जाना इंडक्शन प्रोसेस से। हाइड्रोजन जब पानी में मतलब एक्चुअली जो वाटर है वो हम लोग का क्या होता है? वाटर हम लोग को H2O होता है, बट एक्चुअल में वो H2O नहीं होकर के H प्लस एंड OH माइनस दो ठो आयंस में पाया जाता है। H प्लस जो आयंस होते हैं वो हम लोग के क्या होते हैं? कैटायंस होते हैं। और OH माइनस जो होते हैं वो हम लोग के एनायंस होते हैं। H प्लस को हम लोग H प्लस आयंस जो होती हैं वो क्या करती हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है नोबल गैस का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचती हैं। इससे क्या होता है? H प्लस के पास नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहते हैं और OH माइनस के पास नोबल गैस का पॉजिटिव पार्ट रहता है। इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिलावट होता है नोबल गैसेस का पानी में। उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ उतरेंगे, ऊपर से लेके नीचे की तरफ, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इससे क्या होता है? हम लोग की जो बड़ी बड़ी नोबल गैसेस होती हैं वो बड़ी बड़ी नोबल गैसेस का बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है वाटर के हाइड्रोनियम आयंस के पास। ठीक है। Now, compounds of xenon. These are very important part of the noble gases chapter. Compounds of xenon में xenon डाइफ्लोराइड आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। xenon डाइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल जो है उसका कितना तरह का प्रॉपर्टी होता है ये भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। xenon फ्लोराइड का मॉलिक्यूल क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 hybridization of xenon atom in its first excited state. xenon atom का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? आप xenon के जो एटम्स है उसको पूरा भरिए और वो जो लास्ट ऑर्बिट आता है xenon का, जो लास्ट ऑर्बिट यानी कि ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट में उसका किस तरह का ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 5s में 2 ठो, 5p में 6 ठो, पूरा कम्प्लीटली फिल्ड रहता है। लेकिन जब हम लोग इसको एक्साइट करते हैं तो xenon एटम एक्साइटेड स्टेट में 5s में 2, 5p का फर्स्ट शेल में 2, फिर सेकंड शेल में 2 और थर्ड शेल में 1 और इसमें 5d में 1 चला जाता है। इससे क्या होता है? इसका 5p का यानी कि sp3d ये जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पे ये फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं। इससे क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है? इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आता है। द रिमेनिंग टू sp3 hybrid orbitals or singly occupied and overlap with the half filled orbitals of fluorine atoms to form xenon fluoride. ठीक है। xenon टेट्राफ्लोराइड। ना xenon टेट्राफ्लोराइड क्या सा हम लोग का मॉलिक्यूल है?
जेनन टेट्राफ्लोराइड हम लोग का वो मॉलिक्यूल है जो जेनन के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आता है। सिंपल एक्साइटेड स्टेट में जेनन 5s और 5p में पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन जब हम लोग का जेनन का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आता है तो 5p के दोनों शेल्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन 5d के एक एक शेल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इससे क्या हम लोग का 1 2 3 4 4 ठो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं और ये फ्लोरीन के साथ पेयरिंग करते हैं। जब ये फ्लोरीन के साथ पेयरिंग करते हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है और ये जो एटम बनता है, ये एटम का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक प्लेन में चार ठो फ्लोरीन के एटम्स आ जाते हैं और ऊपर की तरफ एक डाइपोल, नीचे की तरफ एक डाइपोल। तो द रिमेनिंग sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइंग अबव बिलो द प्लेन कंटेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एंड रिमेन नॉन बॉन्डेड। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग स्टेट में इस तरह का स्ट्रक्चर में रहते हैं। आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को दिया जाएगा, बोला जाएगा कि बताने के लिए आपको उनके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। यही स्ट्रक्चर्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और ये रहा स्ट्रक्चर। सेकेंड हम लोग का जो कंपाउंड है वो है जेनन हेक्साफ्लोराइड। जेनन हेक्साफ्लोराइड जो है वो हम लोग की जो जेनन एटम है उसके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बनता है। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 5p का जो एक और इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर होके इस तरफ आ जाता है। तो 5p 3 खाली रहते हैं, 5d 3 खाली रहते हैं। इसमें एक एक में फ्लोरीन के एटम्स आकर के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। नाउ जेनन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड भी जेनन के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बनता है जब 5p के तीनों इलेक्ट्रॉन्स 5d के एक एक शेल को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्क्वायर और पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर में होता है। इसका जो एक्साइटेड स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ये सब फ्लोरीन ऑक्यूपाई करते हैं और लास्ट के जो दो होते हैं, ये जो चारों होते हैं, ये जो चारों फ्लोरीन के साथ जो बॉन्डिंग रहते हैं वो कौन से बॉन्डिंग में रहते हैं? वो सब सिग्मा बॉन्डिंग में रहते हैं। ऑक्सीजन का जो 2 ठो आता है, ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड करता है जेनन, उसमें से एक ठो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग रहती है और एक इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्डिंग रहती है। हम लोग को पता है कि पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रांग होता है और बाकी सारे जितने बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है और इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अब जेनन ट्राईऑक्साइड जो कंपाउंड है हम लोग का, वो हम लोग का पिरामिडल स्ट्रक्चर में रहता है और ये भी जेनन के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बनता है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब बनता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp3 होता है। sp3 एक होता है। इसमें यहाँ पे जो p के जो 3 तो इलेक्ट्रॉन है वो d के तीनों शेल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और सब ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का एक इधर करके बॉन्डिंग बनता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ जो एक बॉन्ड हुआ है, एक सिग्मा एक पाई, ऐसे करके बॉन्डिंग आता है। सारे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड से। सो फ्रेंड्स, हम लोग जब नोबल गैसेस का चैप्टर पढ़ते हैं
तो वो हम लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ता है कि किसका कैसा स्ट्रक्चर्स है, नोबल गैसेस का क्या प्रॉपर्टीज़ है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियो में जितने भी मैंने नोट्स दिए हैं आपको, आप अगर उनको स्टडी करोगे तो नोबल गैसेस में आप लोग को और कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करना पड़ेगा। यही लेकर के आप अच्छे से स्टडी कीजिए। एग्ज़ाम्स में मेनली यही क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।